हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही कॉमन समस्या जो कि पेट से जुड़ी हुई है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। हमारे देश में, भारतवर्ष में लगभग हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उसे कभी न कभी कब्ज की समस्या ज़रूर होती है। आइए जानते हैं कब्ज किसे कहते हैं, कब हमें समझना चाहिए कि हमें कब्ज हो गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कब्ज के मरीज को प्रतिदिन लैट्रिन नहीं होती है। मेडिकल भाषा में अगर कहा जाए तो यदि व्यक्ति को हफ्ते में 3 दिन से कम लैट्रिन अगर हो रही है तो उसे हम कब्ज की श्रेणी में रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को तीसरे दिन या चौथे दिन लैट्रिन अगर हो रही है तो उसे भी कब्ज की श्रेणी में रखा जाता है। जनरली व्यक्ति को प्रतिदिन दिन में कम से कम एक बार लैट्रिन होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आंत साफ़ हो जाती है। कुछ लोगों में क्या होता है कि आंत जो है साफ़ नहीं होती है, उनको लैट्रिन वो बार बार जाते हैं, ठीक है, उनको एक बार में क्लियर मोशन नहीं आता है, ये भी कब्ज की श्रेणी में ही आता है। कुछ लोगों को पेट दबा करके लैट्रिन के लिए जो है जाना पड़ता है, और कुछ लोग फिंगर इंसर्ट करके भी लैट्रिन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये सारे पेशेंट कब्ज के ही होते हैं। अब आइए जानते हैं कब्ज होता क्यों है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये बनता कैसे है, स्टूल बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम भोजन करते हैं मुख से, तो मुख में कुछ डाइजेशन होता है सलाइवा के द्वारा। उसके बाद ये आपके स्टमक में पहुंचता है, तो वहाँ पर भी कुछ मात्रा में डाइजेशन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पहुंचता है, ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम में, फिर इलियम में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। यहाँ पे भोजन आपका एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें जो पानी रहता है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है। जो व्यक्ति पानी कम पीते हैं तो उनकी लैट्रिन सूख जाती है, क्योंकि यहाँ पर आने पर जब बड़ी आंत में आती है तो बड़ी आंत में पूरा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो लैट्रिन वहीं पे सूख करके आपके रेक्टम में जमा होने लगती है। और सूखी हुई लैट्रिन बहुत मुश्किल से ही एनस के माध्यम से निकल पाती है, और कठिनाई से निकलने की वजह से रेक्टम में फीसर भी बन सकता है, और बहुत बार बहुत लोगों में बन भी जाता है। और दूसरी समस्या पाइल्स की भी हो सकती है। पाइल्स यानी बवासीर, बवासीर के लिए कब्ज जिम्मेदार है, और फीसर के लिए, फीसर का मतलब है कि लैट्रिन के रास्ते में जो एनस का पार्ट है वहाँ पे कट लग जाता है, और वहाँ से ब्लीडिंग होती है और पेन होता है, दर्द होता है, तो उसे हम फीसर कहते हैं। ये दोनों समस्याएं कब्ज की वजह से पैदा होती हैं। जो हमने बताया, इसी प्रक्रिया के द्वारा भोजन मुख के माध्यम से होकर के आपके पेट द्वारा आंत में, और फिर एनस के द्वारा स्टूल के रूप में बाहर निकलता है। जो लोग कुछ काम नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, उनमें कब्ज होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए एज फैक्टर भी जिम्मेदार होता है। 50 साल के बाद जो व्यक्ति होते हैं उनमें आंत का जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी कब्ज होने की संभावना उनमें बढ़ जाती है। और इसमें बीमारी की बात करें तो आंत में कुछ समस्याएं हो जाती हैं जिनकी वजह से कब्ज हो सकता है। जैसे आंत का सिकुड़ जाना, छोटी आंत में या बड़ी आंत में सिकुड़न पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है, इसकी वजह से कब्ज पैदा होता है। आंत में कोई ट्यूमर बन जाता है जो कि अवरोध करने लगता है, इसकी वजह से भी कब्ज हो सकता है। कभी कभी आंतें आपस में चिपक जाती हैं, तो ये भी एक कब्ज का कारण होता है। मोटापा भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें कब्ज की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। और प्रेगनेंसी की अवस्था में भी, जब प्रेग्नेंट लेडी को भी ये समस्या होने की संभावना काफ़ी रहती है। कुछ बीमारियां जैसे थायराइड, थायराइड के हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाता है, कभी हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, कभी हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। शुगर के पेशेंट्स होते हैं जो, उनको भी ये संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में नर्व्स डैमेज होती हैं, और जिसकी वजह से डायबिटीज़ न्यूरोपैथी हो जाती है, जो इंटेस्टाइन की नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट स्लो हो जाता है आंत का। इस वजह से कॉन्स्टिपेशन डायबिटीज़ के पेशेंट्स में भी पैदा हो जाता है। जिनमें खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, उन्हें डॉक्टर आयरन की गोली या सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। ज़्यादा अल्कोहल लेने वाले पेशेंट्स में भी
ये कॉन्स्टिपेशन की संभावना होती है। और कुछ लोगों में गेहूं की वजह से भी होता है, गेहूं में ग्लूटेन पाया जाता है जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों में भी काफ़ी संभावना रहती है, कैफ़ीन की वजह से ये इसमें भी कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है। कुछ दवाइयाँ जैसे बीपी की गोली जो लोग खाते हैं उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और कुछ दवाइयाँ जैसे डिप्रेशन की कोई दवा खा रहे हैं, नींद की कोई गोली खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कुछ फल भी होते हैं जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे पपीता और केला। केला से भी कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसा पाया गया है। कुछ लोग आप सुने होंगे जैसे कि किसी को दस्त हो रहा है तो वो लोग केला का सेवन करते हैं जिससे कि दस्त रुक जाता है। तो इसका अर्थ यही है कि जिसको दस्त नहीं हो रहा है वो भी अगर केला खाते हैं तो उनमें ये संभावना रहती है कि कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एंटासिड सिरप जो कि गैस के लिए दिया जाता है गैस के पेशेंट में, वो भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे दूध है या दूध से बने कोई भी पदार्थ जो आप खाते हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं। इसमें आपको कब्ज़ के साथ साथ कब्ज़ में लैट्रिन आपको सही से पास नहीं होगी या काफ़ी गैपिंग के बाद आपको स्टूल पास होगा, तो ये कब्ज़ होती है। और कब्ज़ में कभी कभी पेट दर्द होता है और पेट दर्द के साथ साथ वोमिटिंग भी हो सकती है। जिन पेशेंट्स में सीवियर एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग की समस्या हो रही है तो उन्हें कुछ सीरियस समस्या हो सकती है। पेट की आंतों में ब्लॉकेज हो सकता है या सिकुड़न हो सकता है, तो ट्यूमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ती है और डॉक्टर वहाँ पे कुछ जांच करते हैं, जैसे LFT लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, किडनी को भी देखा जाता है, EFT कराया जाता है, हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। और इसके अलावा थायराइड भी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। थायराइड और शुगर की जाँचें ये सब कराई जाती हैं। और यदि डॉक्टर को लगता है कि इंटेस्टाइन के अंदर भी देखने की ज़रूरत पड़ रही है तो कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कराई जाती है। इसमें क्या होता है कि लैट्रिन के रास्ते से एक दूरबीन के जैसा प्लास्टिक का लचीला डाला जाता है इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आगे की ओर कैमरा लगा होता है। तो वो उसको इंसर्ट करके देखते हैं कि आंत में क्या समस्या आ रही है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, ट्यूमर तो नहीं है, स्ट्रक्चर तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसमें देख करके पता लगाया जा सकता है। तो अब ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़रूरी है कि जो आप अपने से कर सकते हैं, इसमें आपको पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठंड के मौसम में 2 से 3 लीटर पानी कम से कम पीना है और गर्मी में 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना अनिवार्य है। और सुबह के टाइम पे आप गर्म पानी पिएंगे तो उससे भी आपका मोशन ठीक से पास होगा। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। 2 फ्रूट्स हमने बताया, उन्हें अवॉइड करें, बाकी सारे फ्रूट्स आप खाइए, वो हेल्प करेंगे इसके लिए। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, प्रतिदिन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। और यदि आपको मोशन की शिकायत होती है लेकिन आपको एहसास होता है कि हमें जाना चाहिए, तो उसे रोक करके ना रखें, उस टाइम पे ज़रूर जाएं। और बहुत देर तक बैठना भी नहीं चाहिए, 5 से 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए। अगर स्टूल पास नहीं हो रहा है तो आप चले आइए, दोबारा फिर से जाइएगा, चलेगा, लेकिन आधे घंटे 1 घंटे तक लोग बैठे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो इससे भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कब्ज़ की समस्या समझ में आई होगी, कब्ज़ क्या है और इसके लक्षण क्या हैं, क्यों होता है ये, और इसका जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो क्या है। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद।